नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हमारी नई बुक जो आई है महेश बर्णवाल की इकोलॉजी की, पर्यावरण एवं परिस्थिति की, उसके सिस्टम हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यह भी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, तो आओ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों देखिए, विषय विस्तार में क्या क्या हम सब देखेंगे। इसमें देखिए, पहले शाब्दिक अर्थ परिभाषा, फिर पर्यावरण की संरचना, उसके घटक, फिर जैविक पर्यावरण, फिर भौतिक पर्यावरण, फिर पर्यावरण की विशेषताएं, सांस्कृतिक पर्यावरण और पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता। फिर इसके बाद देखिए पर्यावरणीय अध्ययन के उद्देश्य, फिर उसका महत्व, फिर मानव पर्यावरण संबंध, फिर मानव पर पर्यावरण प्रभाव, फिर पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, फिर पर्यावरणीय सिद्धांत एवं नियम। दोस्तों देखिए, बहुत सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज दिया है, तो इसको देख लीजिए क्या क्या इसमें है। तो पर्यावरण की देखिए, पहले तो इसका शाब्दिक अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण शब्द दो शब्दों परि मतलब चारों ओर और मतलब घेरा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से घिरा हुआ, अर्थात वह क्षेत्र जो किसी जीवधारी के चारों ओर विस्तृत है। अंग्रेजी भाषा में इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति इन्वायरन से हुई है, जिसका अर्थ होता है आस पड़ोस, मतलब सराउंडिंग को इंगित करता है, सराउंडिंग को इंगित करता है। अब देखिए, पर्यावरण उन समस्त जैविक एवं अजैविक कारकों का समग्र प्रभाव का योग है जो सभी सजीवों को प्रभावित करता है। इसमें भौतिक व रासायनिक कारक जैसे जल, वायु, मृदा, प्रकाश, अग्नि, ताप एवं भौगोलिक स्थिति तथा जैविक कारक में सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जीव जंतु सम्मिलित किए जाते हैं। पर्यावरण एक सापेक्षिक अवधारणा है जो किसी जीव के आसपास की उन परिस्थितियों या परिवेश को दर्शाता है जो उन जीवों के विकास में परिवर्तन के सहायक होते हैं। पर्यावरण प्रकृति के किसी जीव के लिए वह उपयुक्त वातावरण है जिसमें वह जीवित रह सके, विकास कर सके और अन्य जीवों के साथ पारस्परिक क्रियाएं अंतर संबंध स्थापित कर सके। देखिए, इसमें पर्यावरणीय परिस्थितियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान बदलती रहती हैं। जैसे पंजाब की पर्यावरणीय दशाएं जहाँ गेहूं के लिए उपयुक्त, वहीं तमिलनाडु कावेरी डेल्टा के लिए अनुपयुक्त है। तो देखिए, इन्होंने दिखाया है कि पर्यावरण का क्या महत्व है। अब देखिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रमुख पर्यावरणविदों के विचार। तो होरोविट्स ने क्या लिखा है। होरोविट्स के अनुसार किसी जीवित तत्व के विकास चक्र को प्रभावित करने वाली समस्त बाह्य दशाओं को पर्यावरण कहते हैं। पी गिजबर्ड के अनुसार वह सब कुछ पर्यावरण है जो किसी वस्तु को घेरे हुए है तथा उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ईजी रास के अनुसार पर्यावरण एक बाह्य बल है जो हमें प्रभावित करता है। तो ये देखिए, कई बार स्टेटमेंट में ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। इसलिए जो लोग सीरियस हैं सिविल सर्विसों के लिए, उन्हें लाइन बाय लाइन जाना पड़ेगा और वनडे एग्जाम में भी प्रश्न यहाँ से आप क्लियर कर लोगे अगर आप लाइन बाय लाइन देखे हुए हो। तो दोस्तों, इसलिए जो कुछ है उसको सीरियस पढ़िए। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, कई बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1986 में प्रश्न यहीं से बन जाता है। तो डेट याद रखिएगा, या मतलब ईयर याद रखिएगा। 1946 के अनुसार पर्यावरण के अंतर्गत वायु, जल, भूमि, मानव जीवन एवं उसके क्रियाकलाप एवं जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव तथा अंतर संबंध सम्मिलित है। अब देखिए, पर्यावरण की संरचना में क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट में पर्यावरण की संरचना में क्या है। पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी के जैविक अजैविक दोनों घटक सम्मिलित होते हैं। जैविक घटक में इसके अंतर्गत जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। अजैविक में इसके अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल सम्मिलित किया जाता है। अब देखिए, उपयुक्त घटकों के अतिरिक्त मानव द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ भौतिक पर्यावरण में मानव हस्तक्षेप करता न होकर एक घटक के रूप में होता है, वहीं सांस्कृतिक पर्यावरण में मानव एक सक्रिय हस्तक्षेप करता है। इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक पर्यावरण सम्मिलित है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सम्मिलित है। अब पर्यावरण की संरचना एवं प्रकार देख लेते हैं। पर्यावरण की संरचना एवं प्रकार में क्या क्या है। जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। जैविक, भौतिक और सांस्कृतिक। अब जैविक देखिए क्या है। वानस्पतिक घटक, जंतु घटक, सूक्ष्मजीवी घटक। भौतिक में स्थलमंडलीय घटक, वायुमंडलीय घटक, जलमंडलीय घटक, ऊर्जा घटक। अब देखिए, इसमें आ जाएगा स्थलीय में मृदा और वायुमंडल में वायु एवं आर्द्रता,
और जलमंडल में जल और ऊर्जा में प्रकाश और ताप आ गए, और एक हो गया आपका सांस्कृतिक पर्यावरण। दोस्तों इसको आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनेगा। अब देखिए वायुमंडल और स्थल मंडल, ये सब पर्यावरण के भाग में आता है। वायुमंडल, स्थल मंडल, फिर देखिए जलमंडल और जैवमंडल। अब देखिए जैविक पर्यावरण में क्या है, बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आप क्या आ जाएगा, पादप, क्या आ जाएगा, पादप। पादप पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन निर्माण करके तथा भूमि में विविध पोषक तत्वों को ग्रहण कर जैवमंडल में खाद्य श्रृंखला को ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। ये पर्यावरण के जैविक पदार्थों एवं पोषक तत्वों का चक्र संभव बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। निर्मित करने के कारण पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिज्म में, जीव में क्या है, जीव स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांशतः जीव, देखिए जीव में क्या क्या है, जीव स्वपोषी परपोषी दोनों प्रकार के होते हैं, परंतु अधिकांशतः जीव परपोषी होते हैं, क्योंकि वे अपने भोजन हेतु अन्य पर्यावरणीय घटकों पर निर्भर रहते हैं। स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, जैसे साइनोबैक्टीरियल ब्लू ग्रीन एल्गी और पर्णहरित क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, अपने भोजन का निर्माण स्वयं। अब इसमें देखिए मृतजीवी में जो है इस वर्ग के जीव मृत जीवों एवं वनस्पतियों में भोजन प्राप्त करते हैं, उदाहरण के जैसे कवक और बैक्टीरिया। फिर देखिए परजीवी पैरासाइट्स, इस वर्ग के जीव पोषण हेतु अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, उदाहरण के लिए जोंक और खटमल। तीसरा है प्राणी संभोजी होलोजोइक, इस वर्ग के अंतर्गत जीव अपना भोजन ठोस अथवा तरल रूप में मुख से ग्रहण करते हैं। इनका भोजन पादप उत्पाद या जंतु उत्पाद अथवा दोनों से हो सकता है, उदाहरणतः मनुष्य, कुत्ता, भालू, बंदर आदि जो हम सब खाते हैं। दोस्तों देखिए अब आ गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सूक्ष्म जीव में क्या क्या है। सूक्ष्म जीव जिन्हें अब घटक कहते हैं, पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक यौगिकों का अपघटन करते हैं तथा उन्हें सरल यौगिकों में विघटित कर अन्य जीवों एवं पौधों हेतु सुलभ बनाते हैं। सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया एवं कवक सम्मिलित होते हैं। कौन कौन होते हैं, बैक्टीरिया एवं कवक होते हैं। अब देखिए भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या है, तो देखिए भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल तथा ऊर्जा संकटों को सम्मिलित किया गया है। हमारे चारों ओर वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा आदि कारकों से निर्मित है। ये कारक जीवों की संरचना, जीवन चक्र, शरीर क्रिया विज्ञान तथा जीवों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दोस्तों अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा है इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों मेरा प्लानिंग यही है कि जितनी भी लेटेस्ट बुकें हैं महेश बर्णवाल की, जो पूरा सेट है पूरा मैं अपने वीडियो चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिससे कोई प्रॉब्लम आप सबको न हो। अब मृदा देखिए है सॉयल। मृदा स्थल मंडलीय उपसंघटक है। यह भूप्रवृत्ति का सबसे ऊपरी स्तर है जो खनिज एवं आंशिक रूप से अपघटित कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होती है। मृदा का निर्माण पृथ्वी की मूल शैलों के अपक्षय, अपर्दन और पादपों के निक्षेपण के द्वारा होता है। मृदा में ह्यूमस एवं अन्य कार्बनिक पदार्थों तथा सूक्ष्म पदार्थों की मात्रा मृदा की उर्वरता एवं पादप अनुकूलन हेतु आवश्यक अंतरक्रियाएं संपन्न करती है। अब देखिए दोस्तों इसमें वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, तो वायुमंडल देखिए, वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। इसमें जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैस, उष्मा तथा जल आदि प्रदान होता है। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण के बल द्वारा जुड़ा रहता है। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के बल के द्वारा जुड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा कि वायुमंडल में संपूर्ण द्रव्यमान का 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है तथा वायुमंडल को इसी
परत में अधिकांश मौसमी या जलवायु परिवर्तन घटित होते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिनका संगठन वायुमंडल के निचले स्तरों की अपेक्षाकृत एक समान रहता है। शुद्ध एवं शुष्क वायु में नाइट्रोजन 78%, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन भी अल्प मात्रा में विद्यमान रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, इसलिए याद रखिएगा। नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन अल्प मात्रा में विद्यमान रहती है। अब दोस्तों देखिए, इसमें उपरोक्त गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जो पेड़ पौधों के अपघटन वातावरण निर्मुक्त होती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानो, अमोनिया, मीथेन आदि क्या है, ये कौन सी गैसें हैं, वातावरण में निर्मुक्त रहती हैं। क्या रहती हैं? निर्मुक्त रहती हैं। वायु पौधों में रंध्रों जो सूक्ष्म छिद्र को खोले रखने में सहायता करती हैं, जिससे वे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की क्रिया को सुचारू रूप से कर पाते हैं। वातावरण विभिन्न गैसों का चक्रण वायुमंडल के कारण ही संभव होता है। देखिए, इसलिए हाँ, जब बहुत ज़्यादा धूल होने लगती है तो पत्ते उस समय उतनी क्रिया नहीं कर पाते जितना उनको करना चाहिए, क्योंकि उनके सारे छिद्र बंद रहते हैं। इसलिए जब बारिश हो जाती है तो वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है, क्योंकि पौधे अच्छे ढंग से अपना श्वसन क्रिया स्टार्ट कर देते हैं, या जो उनका प्रकाश संश्लेषण करते हैं वह बढ़िया सोने लगता है। इन गैसों के अतिरिक्त विभिन्न जल स्रोतों के वाष्पीकरण एवं पेड़ पौधों के वाष्पोत्सर्जन से वायुमंडल की निचली परत में जलवाष्प भी पाई जाती है। वायु में धूल, पराग आदि ठोस कण भी पाए जाते हैं। आदि क्या पाए जाते हैं? कण पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ एक प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है, ये सब कहिए कि हर्ट हैं पर्यावरण के जो क्वेश्चन। वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, विभिन्न ऊंचाइयों एवं तापमान पर वायु दाब की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल को निम्नलिखित परतों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल की परतों का विभाजन देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। तो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, मध्यमंडल के पहले क्षोभ और समताप है और बाद में आयन और वायुमंडल है। तो मध्यमंडल का समझ ही गए कि मध्य जो है बीच में है, उसके पहले क्षोभ और समताप है, बाद में आयन और वायुमंडल है, याद रख लीजिएगा। तो इसका ये भी इंग्लिश वाला भी याद रखिएगा, कई बार प्रश्न इंग्लिश वाला ही वर्ड दे देता है, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न कई बार इंग्लिश वर्ड ही लिख देता है। क्या लिख देता है? इंग्लिश वर्ड ही लिख देता है। आप देखिए, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर तक तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल में जस व तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। जलवायु तथा मौसम में परिवर्तन से संबंधित समस्त घटनाएं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात आदि वायुमंडल की इसी परत में घटित होती है। इस परत में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की सेंटीग्रेड की गिरावट होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको 2 से 3 बार लिख लेना, क्योंकि लिखने में ही भलाई है। इस सबको लिख लीजिएगा। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर या क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर होती है, जिसकी ऊंचाई विश्व रेखा पर 18 किलोमीटर और मैक्सिमम 50 किलोमीटर के रेंज में है। कितना है? 50 किलोमीटर के रेंज में है तक होती है, जो ओजोन परत ओजोन लेयर में उपस्थित होती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। ओजोन परत की अधिकता के कारण इस मंडल के ऊपर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। इस परत में वायुमंडलीय या मौसम संबंधी घटनाएं नहीं घटित होती हैं, इसलिए इस परत में वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थितियां मानी जाती हैं। कई बार प्रश्न बनता है कि जहाज़ किस इसमें उड़ती हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा या समताप मंडल हो जाएगा। अब मध्य मंडल देखिए क्या है, समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल पाया जाती है, ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। मध्यम ऊंचाई था तापमान में गिरावट आती है। क्या आती है? तापमान में गिरावट आती है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका आयन मंडल, आयनोस्फीयर। मंडल मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल पाया जाता है। यह वायुमंडल का आयनित भाग है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 800 से 700 किलोमीटर 80 से 700 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तृत है। आयन मंडल और सौर विकिरण द्वारा आयनित होता है, जिसका उपयोग रेडियो टेलीविज़न, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रेडियो टेलीविज़न किस मंडल में
प्रभावित किया जाता है तो होता है आयनमंडल में। और बहिर्मंडल एग्जोस्फीयर है वायुमंडल का सबसे बाह्य परत है, जहाँ वायुमंडल और अंतरिक्ष परस्पर मिले जुले प्रतीत होते हैं। तब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बताया है, बहिर्मंडल में कृत्रिम उपग्रह 700 किलोमीटर ऊंचाई तक, आयनमंडल में देखिए उल्का पिंड, रेडियो तरंगे। देखिए दोस्तों ये चित्र के माध्यम से बता दिया है, बहुत अच्छा बताया है, ये ध्यान रखिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है। बहिर्मंडल में देखिए सैटेलाइट बता दिया, आयनमंडल में देखिए उल्का पिंड और रेडियो तरंगे बता दिया है, जो 80 से 700 किलोमीटर। दोस्तों एक दो बार ज़रूर ड्रा कर लीजिएगा, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको ड्रा करके आप सब याद करिएगा। आप देखिए फिर ये हो गया आपका मध्यमंडल, ये देखिए 50 से 80 हो गया, 50 से 80 किलोमीटर हो गया। फिर देखिए ये मध्यमंडल आपका है, और फिर देखिए ये जो है आपका हो गया समताप मंडल। क्या हो गया? समताप मंडल। तो जहाँ जेटयान और ये सारी चीज़ें बताया जा रहा है समताप मंडल में। और फिर देखिए क्षोभ मंडल, जहाँ बिजली बादल सारी चीज़ें। तो यहाँ इन्होंने बता दिया है कि दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, इसीलिए क्या किया है इन्होंने। तो यहाँ देखिए कि जो आपका पहला हो गया क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों एक्टिविटी एक दूसरे से मिल के होती हैं, इसीलिए यहाँ पे लाइन नहीं बनाया है, इसलिए इसमें यहाँ पे लाइन नहीं बनाया है। लेकिन अगर एक हम ऐसे लाइन बना दें तो ये आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि देखिए यह 8 से 18 किलोमीटर तक आपका क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, मतलब ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा। और उसके ऊपर से क्या हो जाएगा, मध्यमंडल हो जाएगा। और 0 से 8 किलोमीटर तक आपका क्या है, क्षोभ मंडल है। ये ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर मैप देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि कैसे क्या है। तो ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है दोस्तों, कि मेघ और वर्षा तो ये आपके किस में हो जाते हैं, यह सब हो जाते हैं ट्रोपोस्फीयर में। मेघ और वर्षा किस में होते हैं, ट्रोपोस्फीयर में। हवाई जहाज़ का ये सब किस में हो जाता है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में। और मध्यमंडल आपका जो है बिल्कुल शांत रहता है। और इसके बाद फिर आपका आइनोस्फीयर में क्या हो जाता है, रेडियो तरंगे। फिर आपका जो हो जाता है एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, इसमें क्या हो जाता है, कृत्रिम उपग्रह हो जाता है। दोस्तों ये 2 से 3 बार आप सब अवश्य पढ़िएगा और इसको ड्रा कर लीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम इसी के अगली श्रृंखला के साथ मिलेंगे। दोस्तों थोड़ी वॉइस में अगर प्रॉब्लम है तो इसको आप सब कंप्रोमाइज़ करिएगा। बहुत जल्द हम अपना सिस्टम लगा लेंगे तो आवाज़ आप सबको अच्छी मिलेगी। और दोस्तों अगर बढ़िया लग रहा है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए। अगर हमारे सम्मानजनक सब्सक्राइबर हो जाएंगे, इसके बाद हम अच्छी चीज़ें इस पर अपलोड करना शुरू कर देंगे। और टोटल सिविल सर्विस वनडे एग्ज़ाम के सारी चीज़ें डालेंगे जितना हमारे पास मटेरियल उपलब्ध हो सकेगा। दोस्तों अगर कोई गलती होगी तो उसका क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।